क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। हेलो सुधीर सर, मैं रमा मैडम की सोसाइटी का वॉचमैन बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। साहिब, रमा मैडम 2 दिन से फ्लैट से बाहर ही नहीं आई। ना ही दूध का पैकेट उठाया, ना ही न्यूज़पेपर। क्या? सोसाइटी के रजिस्टर से आपका नंबर मिला, सोचा पुलिस को बुलाने से पहले आपसे बात कर लूं। नहीं नहीं रुको, मैं रमा का फोन करता हूँ। पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं है, हो सकता है रमा की तबीयत खराब हो। हाँ साहिब। पिकअप रमा, पिकअप। रमा फोन क्यों नहीं उठा रही? रमा, रमेश, जल्दी से चाबी वाले को लेके आओ। जी सर, चाबी वाला का ठीक, बताता हूँ सर। रमा, मैम साहब। स्टडी रूम में देख। रमा, रमा, रमा। मैम साहब अंदर नहीं है। रमा, सर लीजिए, पानी पी लीजिए। रमेश, रमा चली गई। मेरा बच्चा भी साथ लेके, क्या हो गया? पुलिस को फोन कर दिया? कर दिया सर, आती है। बेचारे सुधीर शर्मा जी, कितना बुरा हुआ ना उनके साथ। उनकी वाइफ रमा प्रेग्नेंट थी और कुछ ही दिनों में उनके घर में बच्चे की किलकारी गूंजने वाली थी। पर सुधीर जी ने कभी सोचा नहीं होगा कि उनकी वाइफ रमा आत्महत्या भी कर सकती है। ये बात मानना मुश्किल है सर। रमा मैडम ने आत्महत्या की है। वो कितनी खुश रहती थी, मैं जब भी जाता था मुझसे हंस के बात करती थी। मेरे ख्याल से सुधीर साहब की वजह से ना मैडम ने आत्महत्या की होगी। मैंने तो सुना है किसी दूसरे औरत के साथ चक्कर है। नमस्कार, मैं अमित पचौरी, क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। कानपुर के रहने वाले सुधीर शर्मा की पत्नी रमा शर्मा की लाश 2 दिन बाद उनके घर से बरामद हुई। गोली चली थी, लेकिन कमरा और खिड़कियां बंद होने की वजह से वो आवाज किसी को नहीं सुनाई दी। जिस तरह ये लाश मिली थी और पिस्तौल रमा के हाथ में थी, देखने से साफ साफ ये आत्महत्या का मामला लग रहा था। लेकिन जो लोग रमा को जानते थे, उनके लिए यकीन कर पाना मुश्किल हो गया था कि रमा खुद को मार सकती। पुलिस की तहकीकात जारी थी। सुधीर और रमा के रिश्तों पर सवाल उठ रहे थे, जिनका जवाब जाने बिना नतीजे पर पहुंचना मुश्किल था। जिस सोसाइटी में रमा रहती थी, अगर उसके वॉचमैन की माने तो सुधीर हफ्ते में केवल 3 दिन रमा के पास रहता था, तो बाकी के 4 दिन सुधीर कहां रहता था? बहुत खुश होगी ना आज तुम? खुश? किसी की मौत हो गई और मैं खुश होंगी? वजह है ना तुम्हारे पास। यही चाहती थी ना तुम? 24 घंटे रमा को कोसती रहती थी।
लो, मुराद हो गई तुम्हारी पूरी। चली गई तुम्हारी दुनिया से, हम सबको छोड़ के, हम सबसे दूर। तुम्हारी बद्दुआओं ने मार दिया उसे। मेरी बद्दुआओं ने नहीं, तुमने मारा है उसे। क्या बकवास कर रही हो तुम? सुधीर, तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुमने एक नहीं, दो परिवार उजाड़े हैं। टान टान। आओ रमा, नए घर में तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारी नई जिंदगी में तुम्हारा नया घर। और इस घर में मैंने हर चीज तुम्हारी पसंद की बनाई है। ये है हमारा बेडरूम, इसका फ्रेंच फर्नीचर और इसकी कलर स्कीम तुम्हारी पसंद की, और इससे लगता हुआ ये इतना बड़ा टेरेस। और औरतों को किचन बहुत पसंद होती है ना, इसलिए बड़ी सी किचन यहां तुम्हारे लिए, और उसके साथ लगता हुआ है एक स्टडी रूम। और अरे क्या बात है भाई, आज इतनी बड़ी खुशी का दिन है। आज से हम पति पत्नी हुए, हमने आज शादी की है, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये नया घर मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है, खास तुम्हारे लिए। अब तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। मैं खुश हूं सुधीर, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है सुरभि के लिए। रमा रमा प्लीज। सुधीर, हमने शायद जो किया सही नहीं किया। तुम पहले से शादीशुदा हो, सुरभि तुम्हारी पत्नी है। कानून भी इस बात की इजाजत नहीं देता। रमा, तुम ये सब क्यों सोच रही हो? इस सब के बारे में सुरभि को कभी पता नहीं चलेगा। सुरभि का कोई भी हक मारा नहीं जाएगा। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाऊंगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूं। सुधीर, आज फिर लेट हो गए तुम। जल्दी से चेंज कर लो, खाना खा लेते, बहुत जोर से भूख लगी है। अरे यार सुरभि, खाना तो खा लिया करो यार। सुधीर, तुम्हारे आए बिना कभी खाया है मैंने? सुरभि, क्यों ऐसा करती हो? तुम्हें पता है काम बहुत बढ़ गया है, मैं लेट हो जाता हूं तो बाहर खाना खा लेता हूं ना। मेरा इंतजार मत किया करो। सुधीर, आखिर वजह क्या है? तुम हर रोज लेट क्यों आते हो? मेरे लिए ना सही, कम से कम अपनी बेटी के लिए ही घर जल्दी आया करो। उसे तुम्हारी कितनी जरूरत है। इतनी सारी भागदौड़ मैं किसके लिए कर रहा हूं? तुम्हारे लिए, पिंकी के लिए, पिंकी के अच्छे फ्यूचर के लिए। और तुम्हें तो पता है ये बिजनेस जो मैंने इतना बढ़ा लिया है, उसमें कितनी पेचीदगियां हैं। 20 लोगों से मिलना पड़ता है, बाहर भी जाना पड़ता है, कई कई दिन बिताने पड़ते हैं बाहर मुझे। कम से कम तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। एक बात याद रखना, तुम और पिंकी मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, समझी? चलो अब जाके खाना खाओ। अरे खाना खा लो ना। अच्छा मेरा नाइट सूट निकाल देना जरा, बहुत थक गया हूं, जल्दी सोऊंगा, सुबह जल्दी उठना है, दिल्ली जाना है। दिल्ली? हाँ, वो खन्ना साहब के साथ में नई बिल्डिंग बना रहा हूं, एकदम इंग्लिश स्टाइल की, जाना पड़ेगा। कितने दिनों के लिए? ये कोई 5 दिन के लिए। रमेश, सामान मुझे दे, घर जा। अरे नहीं सर, मैं ऊपर रख के चला जाऊंगा ना। अरे नहीं, तू घर जा। सुरभि को, पिंकी को स्कूल लेके जाना है, उसका फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। और सुन, आने वाले 5 दिन घर पे आता जाता रहना, भाभी को कोई काम हो सकता है, ठीक है? जी सर। एक मिनट। अरे नहीं सर, इसकी क्या? अरे रख, 5 दिन में घर नहीं आने वाला हूँ, जरूरत पड़ सकती है। जा। ठीक है सर। जा, खड़ा क्यों है? सर, वो सुरभि भाभी आपके बारे में पूछताछ कर रही थी। पूछ रही थी कि आप कहाँ कहाँ जाते हैं और क्या क्या करते हैं। तो क्या बोला तूने? मैंने वही बोला सर जो आपने मुझसे बोलने के लिए कहा है। वेरी गुड,
वही बोली। गुड इवनिंग भाभी। अच्छा, हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ मिस्टर खन्ना, देखो अभी मेरे दिल्ली में 5 टावर और आने वाले हैं, तो स्टील की तो बहुत रिक्वायरमेंट होगी भैया। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तो ऑर्डर आपको ही देंगे ना हम। अच्छा अच्छा, ओके। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? तुम पिछले 5 दिनों से दिल्ली में थे? हाँ, क्यों? दिल्ली में कौन से होटल में रुके थे? स्काईलार्क, हमेशा वहीं रुकता हूँ। और ये जो तुम बिल्डिंग्स बना रहे हो, उसकी लोकेशन क्या है? क्या जी बात, वो होटल के पास में ही है ना। और तुम्हारी मीटिंग्स कहाँ होती थी? सुरभि, क्या हो गया तुम्हें? एक के बाद एक क्वेश्चन करे जा रही हो। तबीयत ठीक है तुम्हारी? क्योंकि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। व्हाट? जी, परसों तुम कानपुर में ही थे। अच्छा, मैं कानपुर में था। जी, मैंने खुद तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। जब तक मैं तुम तक पहुंचती, तुम टैक्सी में बैठ के निकल गए थे। अच्छा अच्छा, हाँ। सुरभि, मैं आया था 2 घंटे के लिए भैया, मुझे याद आया अभी। वो एक प्लॉट लिया था ना मैंने, उसके लिए रजिस्ट्री की डेट मिल गई थी, तो आया और 2 घंटे बाद चला गया। तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया? अब कमाल करती हो, 2-2 घंटे की रिपोर्ट देता रहूं तुम्हें। इस दुकान में जा रहा हूं फोन करूं, फिर वहां से निकल रहा हूं तुमको फोन करूं। कहीं तुम मुझ पे शक तो नहीं कर रही? सुरभि, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं। दूसरा फोन, ये किसका है? आई एम मिसिंग यू। क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या है? ये तुम्हें शर्म नहीं आई? एक पत्नी के होते हुए, एक बेटी के होते हुए तुमने दूसरी शादी कर ली। आई एम सॉरी सुरभि। नहीं सुधीर, तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, या मैं और पिंकी, या फिर वो औरत। बोलो सुधीर, या मैं या वो। मुझे मेरा जवाब मिल गया सुधीर। अब से मैं और पिंकी इस घर में नहीं रहेंगे। मैं और पिंकी हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़ के जा रहे हैं। सुरभि, कहाँ जाओगी तुम? मुझे नहीं पता, कहीं भी चली जाऊंगी, मगर तुम्हारे साथ इस घर में एक और मिनट नहीं रह सकती मैं। सुरभि, तुम्हारा मेरे अलावा कोई नहीं है। सुरभि, मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरी गलती की सजा तुम अपने आप को तो मत दो। मुझे ये भी पता है कि तुम्हें मुझसे बहुत नफरत हो रही है। मैं वादा करता हूं मैं तुम्हारे नजदीक भी नहीं आऊंगा, लेकिन ये घर छोड़कर मत जाओ। अपनी नासिब, कम से कम पिंकी के बारे में सोचो। तुम्हें पिंकी की कसम,
प्लीज सुरभि, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं अच्छे पिता और अच्छे पति का फर्ज निभाऊंगा। इनफैक्ट मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम पिंकी को दूंगा। हफ्ते में 4 दिन में यहाँ रहूंगा और 3 दिन रमा के पास। अब मुझसे गलती हो गई है ना। अब से मैं और तुम इस घर में अजनबियों की तरह रहेंगे। मैं इस घर में सिर्फ और सिर्फ पिंकी की खातिर रहूंगी, सिर्फ उसकी मां बनकर, तुम्हारी पत्नी नहीं। बड़ी देर कर दी आ जाने में तुमने। आज पता है मैंने कितने सारे पकवान बनाए हैं स्पेशली तुम्हारे लिए। कढ़ाई पनीर, मलाई कोफ्ते, दाल मखनी और साथ साथ में स्वीट डिश भी। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं जल्दी से खाना लगाती हूँ। रमा, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। खाना नहीं खाऊंगा? पर क्या हुआ ऐसा? सुरभि को तुम्हारे और मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया। रमा, सुरभि घर छोड़ के जा रही थी। मैंने पिंकी की कसम देके उसे रोक लिया। बहुत मुश्किल से मानी। मैंने उससे वादा किया है कि आज के बाद 4 दिन मैं वहां रुकूंगा और 3 दिन तुम्हारे पास। मैं मंडे को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा ना। मैं वहां रह के भी तुम्हारे पास ही रहूंगा। तुम्हें किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो ना रमा, तो मुझे तुरंत फोन करना। यू नो आई लव यू। रमा, यू नो आई लव यू। आई लव यू। आई होप कि तुम मुझे समझ पाओ। मुझे जाना होगा। लव यू। सुरभि अपनी बेटी पिंकी का भविष्य बचाने के लिए उस दिन घर छोड़कर नहीं गई। उसने सुधीर की दूसरी पत्नी रमा को बर्दाश्त किया क्योंकि वो उसकी मजबूरी थी। भारतीय कानून के मुताबिक जिस व्यक्ति की पहले से ही शादी हो चुकी है वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर वो व्यक्ति दूसरी शादी करना चाहता है तो उसे उस व्यक्ति को पहले तलाक देना होगा। बिना तलाक दिए दूसरी शादी करना कानूनन जुर्म है। आईपीसी की धारा 494 के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को 10 साल की कारावास हो सकती है और आईपीसी की धारा 415 के अंतर्गत उस पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जा सकता है। सुरभि, जिसकी जिंदगी सुधीर से शुरू होती थी और सुधीर पे ही खत्म होती थी, ऐसा सच उसकी जिंदगी में कभी ना थमने वाला तूफान ले आया था। आइए देखते क्या हुआ। जी आप? मैं सुरभि शर्मा, सुधीर शर्मा की पहली पत्नी। आप अंदर आइए। तो वो तुम हो जिसने मेरी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। जी, जब मुझे सुधीर से प्यार हुआ तब मुझे नहीं पता था कि वो शादीशुदा है। मेरा इरादा किसी का घर उजाड़ने का नहीं था, बल्कि मेरा इरादा मेरा खुद का घर बसाने का था। शट अप! चुप हो जाओ, समझी? तुमने मेरा घर, मेरा हक कुचलकर अपना ये आशियाना बनाया है। अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ देखकर कितनी तकलीफ होती है, इसका अंदाजा नहीं है तुम्हें। मुझे अंदाजा है इस बात का। मैं आपकी तरह शिकायत नहीं कर सकती, बस सह सकती हूँ। एक बात याद रखना, तुम कभी खुश नहीं रहोगी, कभी खुश नहीं रहोगी।
ये मेरी बद्दुआ है तुम्हें। मुझे अगर एक खून माफ होता ना तो मैं तुम्हें या सुधीर में से किसी एक को जरूर मार दूंगी। क्या है ये सब? क्या है ये सब? क्यों गई थी तुम रमा से मिलने? अरे इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, मेरा कसूर है। बद्दुआएं देनी है तो मुझे दो। आज के बाद रमा से मिलने नहीं जाओगी तुम, और ना ही उससे किसी तरह का कोई कांटेक्ट रखोगी। समझ में आई मेरी बात? समझी कि नहीं समझी? अगर मुझे धोखा देने की कोशिश की ना तो जान से मार दूंगा तुम्हें। शक्ल देख, ये तुम्हारे लिए क्या भैया? 4 दिन मैं इस घर से दूर रहता हूं, तुम्हारी हिफाजत के लिए, तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है। अरे पर मुझे ये चलानी भी नहीं आती है, मैं क्या करूंगी इसका? उसका भी बंदोबस्त कर दिया है। रमेश तुम्हें कानपुर के शूटिंग क्लब में लेके जाया करेगा। 2 दिन हफ्ते में तुम्हें ये चलाने की प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है? पर आपके रहते हुए मुझे इन सब Shut up! रमा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था जो बंदूक मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए ले रहा हूं, एक दिन उसी बंदूक से तुम्हारी जान चली जाए। हेलो जी इंस्पेक्टर। हाँ, रमा के मोबाइल से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है। उसके ड्राफ्ट में सेव था सब कुछ। रमा ने अपनी मौत का जिम्मेदार तुम्हें ठहराया है। सुरभि, मैंने तुम्हें मना किया था ना रमा से बात करने को या उससे मिलने को, तो क्यों गई थी मिलने? सुरभि बताओ मुझे, तुमने ऐसा क्या बोला था रमा को जो उसने सुसाइड कमिट कर ली? मैं उस दिन रमा से अपनी जिंदगी में पहली और आखिरी बार मिली थी। और अगर तुम्हें यकीन नहीं है ना तो तुम मेरे कॉल रिकॉर्ड्स चेक करवा सकते हो। तो फिर उसने अपने सुसाइड नोट में तुम्हारा नाम क्यों लिखा? क्या पता उसने लिखा या फिर किसी और ने। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब हो सकता है कि तुमने उसे मार दिया हो और मुझे फंसाने के लिए तुमने उसके फोन में मेरा नाम टाइप कर दिया हो। सुरभि! रमा की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं था। हाँ, अगर तुम कभी मरे तो शायद हो। सुरभि का नाम रमा के सुसाइड टेक्स्ट नोट पर मौजूद था, लेकिन फिर भी सुरभि के खिलाफ पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उसकी वजह थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जहां एक तरफ रमा की मौत को आत्महत्या के नजरिए से देखा जा रहा था, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोई और ही कहानी बयां कर रही थी। गोली रमा की लेफ्ट कनपट्टी पर लगी थी, जबकि रमा एक राइट हैंडर थी। एक राइट हैंडर के लिए अपने लेफ्ट में गोली मारना इम्पॉसिबल है। चलिए मान लेते हैं कि रमा ने अपने आप को गोली मार भी ली, लेकिन अगर रमा अपने आप को ऐसे लेफ्ट से गोली मारती तो गोली उसके माथे को चीरकर यहां से बाहर निकल जाती। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक वो गोली यहां से चलकर यहां से बाहर आई। इसका मतलब यह है कि रमा ने अपने आप को नहीं मारा, उसका कत्ल हुआ था। पुलिस को यह यकीन था कि जिस किसी ने भी रमा को गोली मारी है और इस हत्या को आत्महत्या करार देने की कोशिश की है,
वो रमा का परिचित था, क्योंकि घर का कोई भी लॉक नहीं टूटा था। इसका मतलब यह है कि रमा ने उस शख्स को अपनी रजामंदी से अंदर आने दिया था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस दिन सोसाइटी का सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा, और इस बात की जानकारी उसी शख्स को हो सकती है जो सोसाइटी में आता जाता रहता हो। वॉचमैन ने रमा के घर आते जाते किसी को नहीं देखा। पुलिस हर नजरिए से हर संभावना को देख रही थी, लेकिन क्या सुधीर के जीवन में ऐसा भी कोई पहलू था जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी? गुड मॉर्निंग सर। सर, आज आपकी 2 मीटिंग शेड्यूल है। एक 12 बजे इंटीरियर डिजाइनर के साथ, और फिर दूसरी 4 बजे चीफ इंजीनियर के साथ। सर, तो मैं दोनों मीटिंग्स फिक्स कर दूं? हुआ क्या है नाना? इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? क्योंकि मैं आपकी सेक्रेटरी हूं। हाँ वो तो सही, पूरी दुनिया के लिए तुम मेरी सेक्रेटरी हो। मेरी गर्लफ्रेंड भी तू? हाँ, सही कहा आपने, सिर्फ गर्लफ्रेंड ही तो हूं। नैना, मैंने किया क्या है? क्यों इतनी अपसेट हो? आपने मुझे इतना भी बताना जरूरी नहीं समझा कि आपकी एक और बीवी है, रमा शर्मा, और जिनसे आप बेहद प्यार करते थे। तो मेरा क्या वजूद है? हाँ, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरी आपकी जिंदगी में क्या जगह है। शायद सिर्फ एक टाइम पास। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? सर, मैं आज ही अपना रेजिग्नेशन दूंगी। मुझे ना आपके यहाँ पर कोई भी जॉब नहीं करनी, ना ही सेक्रेटरी की और ना ही आपकी गर्लफ्रेंड की। नैना, तुम्हारे पास वजह है नाराज होने की, पर बिलीव मी, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, पर मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था। और कब आता वो सही वक्त? सच बोलूं तो पता नहीं। सुरभि के बारे में तुम्हें मालूम था, रमा के बारे में पता चल जाता तो तुम मुझसे दूर चली जाती, और मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझसे दूर जाओ। नैना, सच में बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। हाउ इज इट पॉसिबल? एक इंसान 3 बार प्यार कैसे कर सकता है? पहले सुरभि मैम के साथ, फिर रमा से, और अब मुझसे। सुनकर ही अजीब लगता है। अरे यार, प्यार में कोई लॉजिक नहीं होता है, कोई तथ्य नहीं है इसका, बस हो जाता है। मैं कैसे मान लूं? है ना, मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूं, बहुत प्यार करता हूं तुमसे। बोलने से क्या होता है? अगर सच में प्यार करते हैं तो साबित करके दिखाएं। मेरी तरफ से प्यार भरा तोहफा, 1 करोड़ के हीरे जड़े इसमें। सुधीर, अगर तुम ये सोचते हो ना कि ऐसे महंगे तोहफे देके तुम मेरा प्यार खरीद लोगे, तो तुम्हारी जिंदगी की ना सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं ऐसी लड़की नहीं हूं जो पैसों के पीछे भागे। मेरे लिए मेरा प्यार मायने रखता है, मेरा कमिटमेंट मायने रखता है। नैना, कमिटमेंट है ना तुम्हारे और मेरे बीच? एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का। मेरे लिए मेरा फ्यूचर भी मैटर करता है। नैना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैं तुमसे शादी करने वाला हूं। सच? हाँ हाँ खन्ना साहब, मेरी तरफ से कोई डिले नहीं है, पूरी प्रेजेंटेशन तैयार है। मैं हर हालत में आपको कल पहुंचाता हूँ जी। ओके ओके। अरे रमेश, मैं वो नैना ने एक पेन ड्राइव में प्रेजेंटेशन बनकर रखी थी,
वो मैं भूल ही गया उससे लेना, तुम फटाफट उससे लेके आओ। जी सर। ये बैग मुझे दे दो। बहुत ही जल्दी सब कुछ अब एकदम ठीक हो जाएगा। और बस 1 साल की तो और बात है, उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। और मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा मैं कुछ लिख। रमेश तुम क्या हुआ? रमेश तुम यहाँ क्यों आए हो? वो आप सुधीर सर को कोई पेन ड्राइव देने वाले थे ना, बस वही लेने के लिए आया हूँ। हाँ 1 मिनट। तुम अभी जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। फोन नहीं उठा रहा है रमेश। उसने हम दोनों को एक साथ यहाँ पर देखा है। अब पता नहीं सुधीर को जाके क्या क्या बोलेगा। डोंट वरी नैना, इसके बारे में हम कुछ सोचते हैं। रमेश मैं तुम्हें फोन करी थी, तुम पिक क्यों नहीं कर रहे थे? रमेश नहीं, रमेश 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 नहीं, रमेश नहीं, रमेश जय दैश में आकर रमेश ने एक मासूम व्यक्ति की हत्या कर दी थी, लेकिन हत्या की वजह क्या थी? अगर नैना को किसी और मर्द के साथ देखकर वो आग बबूला हो गया था तो ऐसा क्यों था? रमेश ने अपने बॉस सुधीर शर्मा के पास जाने की बजाय एक गुनाह कर दिया था और वो अपने इस गुनाह को कबूल करने सीधा पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। जब रमेश ने सबके सामने अपने गुनाह पर से पर्दा उठाना शुरू किया तो एक के बाद एक राज खुलने लगे। जय का खून तो मेरे हाथों प्रतिशोध के कारण हुआ, जिसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। हमने आप सबके फोन ट्रैक किए थे। रमेश का फोन ट्रैक करके हमें यह पता चला कि रमा के कत्ल वाले दिन इसकी लोकेशन उसके घर के पास थी। रमा का कत्ल कैसे किया था ये तुम बताओगे या हम उगलवाएं? मुझे पता था कि सोसाइटी का वॉचमैन लंच करने के लिए बाहर जाता था और 40 मिनट तक वापस नहीं आता था। मैं उस दिन उसके जाने का ही इंतजार कर रहा था।
क्या हुआ? भाभी, मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं आपसे पहले मांग नहीं पाया। तुमने सुधीर से नहीं मांगा? नहीं भाभी, सुधीर से गुस्सा हो जाएंगे। मैंने उनसे ना अभी कुछ दिन पहले ही पैसे लिए थे, लेकिन मुझे अभी अचानक कुछ पैसे चाहिए। मैं आपको बहुत जल्द वापस कर दूंगा। अंदर आओ। कितने चाहिए रमेश? भाभी सिर्फ 5,000। अच्छा अच्छा, तुम लोग को मैं लेकर आती हूँ। मुझे पता था कि रमा भाभी अपनी पिस्टल कहाँ रखती थी, क्योंकि मैं ही उन्हें शूटिंग क्लब से लेकर आता जाता था। क्या हुआ? मैं लेकर आ रही थी ना। मैंने रमा भाभी के फोन पर एक मैसेज टाइप किया और उस मैसेज में मैंने उनके सुसाइड की वजह सुरभि भाभी लिखी। रात को जान से मार दूंगा तुझे मैं। अरे छोड़िए, अरे बच्चे के जैसे पाला था इस सांप को मैंने। शांत हो जाए, शांत हो जाए। रमेश तो सिर्फ एक मोहरा था। असली गुनहगार तो ये मासूम दिखने वाली लड़की नैना है। क्यों मारना चाहती थी आप रमा शर्मा को? आपके चुप रहने से कुछ हासिल नहीं होगा नैना जी। बोलिए। सुधीर ने मुझे अपनी पहली पत्नी सुरभि के बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बताया कि अब उनके और सुरभि के बीच में संबंध अच्छे नहीं हैं। यहाँ तक कि दोनों एक कमरे में सोते भी नहीं हैं, अलग अलग सोते हैं। यही वजह थी कि जब सुधीर ने मेरे नजदीक आने की कोशिश की तो मैंने उन्हें रोका नहीं। एक बिल्डर की दूसरी बीवी बनकर अपना भविष्य सुधारने का मौका दिख रहा था। लेकिन एक दिन रमेश ने मुझे बताया। मैं आपसे एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? मैम, आप बहुत खूबसूरत हैं। मेरी जिंदगी का ना एक सपना है कि आप जैसी खूबसूरत लड़की के साथ मैं शादी करूं। पर मुझे पता है मैम, आप जैसी लड़की मुझे क्यों पसंद करेगी, क्योंकि मैं अमीर जो नहीं हूं। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? सच तो यही है ना। अब आप सुधीर सर को ही देख लीजिए, उनके पास सुरभि भाभी है, रमा भाभी है, और अब आप भी। रमा? ये रमा कौन है? रमा भाभी सुधीर सर की दूसरी पत्नी है। सुधीर की दूसरी पत्नी भी है? हाँ। सुधीर सर ने आपको नहीं बताया क्या? नहीं। मैम प्लीज, आप सुधीर सर को ये मत बोलिएगा कि मैंने रमा भाभी के बारे में आपको बताया, नहीं तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। नहीं बताऊंगी, लेकिन अब तुम मुझे बताओ कि सुधीर और रमा के बीच में रिश्ता कैसा है? सुधीर सर रमा भाभी से बहुत प्यार करते हैं, सुरभि भाभी से भी ज्यादा। और सुधीर सर ने रमा भाभी को एक घर गिफ्ट किया है, कानपुर के सबसे पॉश इलाके में। बहुत महंगा होगा। सुधीर सर ना रमा भाभी की हर एक इच्छा को पूरी करते हैं। रमा भाभी बस एक इशारा करती है और चीजें हाजिर हो जाती हैं। सुधीर सर रमा भाभी का आजकल ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, क्योंकि रमा भाभी सुधीर सर के बच्चे की माँ बनने वाली है। और सुधीर सर ने तो अपने होने वाले बच्चे के लिए एक और घर खरीदने का प्लान भी किया है। मुझे समझ में आ गया कि सुधीर सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहे थे अपने शरीर की हवस मिटाने के लिए। मैंने इसे अपना टाइम दिया, अपना शरीर दिया। उसी दौरान मेरी मुलाकात जैसे हुई और मुझे उससे प्यार भी हो गया। लेकिन वो गरीब था
और तो और उसके पास नौकरी भी नहीं थी। मुझे समझ में आया कि अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो जब मैं रमेश से मिलती थी और ये जिस तरह मुझे देखता था, मुझे पता चल गया कि ये मुझे बहुत पसंद करता है। मैम लाइए, बैग मुझे दीजिए। नहीं रमेश, मैं ले जाऊंगी। वैसे ही तुम मुझे घर छोड़ने आए, बेवजह परेशान हुए। मैम, सुधीर सर ने बोला था तो मैं आपको कैसे नहीं छोड़ने आता। कोई बात नहीं रमेश। नहीं नहीं मैम, ये बैग मुझे दीजिए प्लीज, पहले जाइए। ठीक है। अब मुझे समझ में आ गया कि वो कौन इंसान है जो मेरे लिए काम करेगा। तो वो रमेश था। इसीलिए मैं रमेश को अपने और करीब ले आई। मैं यकीन नहीं कर सकता कि तुम्हारे जैसी इतनी खूबसूरत, इतनी पढ़ी लिखी लड़की मेरे इतने करीब आएगी। तुम एक अच्छे इंसान हो रमेश, सुधीर की तरह नहीं, जिसकी 2-2 पत्नियां हों और गर्लफ्रेंड्स हों। क्या कर सकते हो तुम मेरे लिए रमेश? कुछ भी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कत्ल कर सकते हो? क्या हुआ? प्यार का सारा बुखार उतर गया? तुमसे नहीं होगा, तुम रहने दो। मेरे पास एक प्लान था, लेकिन अब मुझे पता है कि वो कभी पूरा नहीं होगा। तुम मुझे भूल जाओ। क्या प्लान है तुम्हारे पास? सुधीर सबसे ज्यादा प्यार रमा से करता है। सुरभि तो उसके साथ मजबूरी में है, अपनी बेटी के कारण। अगर उसकी लाइफ से रमा दूर चली जाए तो उसका सारा ध्यान मुझ पर आ जाए, और उसके बाद मैं उसको अपने प्यार के जाल में फंसा के उससे शादी कर लूंगी। और उसके बाद जो भी रमा का है, जो भी, वो सब मेरा होगा। उसका वो बड़ा मकान, उसके वो महंगे गहने, और तो और उसने अपने होने वाले बच्चे के लिए जो नया घर खरीदा है, वो भी मेरा होगा। बस उसके बाद मैं रोज बात बात पर उससे लड़ाई करूंगी और उसे डिवोर्स देने के लिए तैयार कर दूंगी। उसके बाद मैं तुमसे अपने प्यार से शादी कर लूंगी, और तब हमारे पास पैसा होगा, घर होगा, हमारी पूरी जिंदगी सुकून से बीतेगी। रमेश, आई लव यू। आई लव यू रमेश। और रमेश ने ही मुझे बताया कि रमा के पास उसकी पर्सनल पिस्तौल है, और उसी दिन रमेश और मैंने तय किया कि हम रमा का खून उसी की पिस्तौल से करेंगे, और उसके बाद सारा इल्जाम सुरभि पे डाल देंगे। अरे घिन आती है मुझे तुम पर। तुम माफ कीजिए सुधीर जी, लेकिन इस सब में कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं। आप लोगों ने शादी का मजाक बना के रख दिया है। ऐसा भी कैसा प्यार होता है जो बार बार हो जाए? आपके ऊपर भी हम चार्जशीट फाइल करेंगे। शादीशुदा होने के बावजूद आपने दूसरी शादी की थी, और आपने इतनी आसानी से एक औरत का कत्ल प्लान कर डाला। आपको लगा कि आप रमा को मरवा देंगे और कभी पकड़ी भी नहीं जाएंगे। हर अपराधी अपराध करने के बाद यही सोचता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसे यह नहीं मालूम रहता कि अपराध की उम्र लंबी नहीं होती। एक न एक दिन अपराधी पकड़ा ही जाता है, और उसकी मंजिल का अंत होता है जेल में। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आपको प्यार के नाम पर अपराध की ओर धकेल रहा है, तो यह साफ है कि वो व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करता। लेकिन नैना के प्यार में अंधे रमेश को यह बात समझ में नहीं आई। सुधीर शर्मा जैसे अमीर लोगों को यह बात समझ जानी चाहिए कि लड़कियां उनकी ओर पैसों की वजह से आकर्षित होती है। उन्हें उनके व्यक्तित्व से कोई लेना देना नहीं होता। दोस्तों, महत्वाकांक्षी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर महत्वाकांक्षा
लालच में बदल जाए तो वो बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है। नैना मित्तल के साथ भी यही हुआ। उसके लालच ने उसे बर्बाद करके रख दिया। आईपीसी की धारा 303 के तहत नैना मित्तल को और आईपीसी की धारा 302 के तहत रमेश को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और सुधीर शर्मा को धोखाधड़ी करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 415 के तहत 1 साल के सख्त कारावास की सजा सुनाई गई। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूँ। वादा करता हूँ कि अगले एपिसोड में आपके सामने उपस्थित होऊंगा एक दिल दहलाने वाली कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अलर्ट रहिए, बिकॉज इट्स बेटर बी सेफ देन सॉरी।